हेलो दोस्तों, मैं रोहित वर्मा। आज की क्लास में मिक्स जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जीके जीएस के, वो हम करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ इंट्रो के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए, किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर कमेंट करके नहीं तो दूसरा तरफ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप के, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स वगैरह बनाइएगा सभी दोस्त, और आंसर्स भी साथ साथ में देते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस वाले बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे। हिंदी वाले भाइयों के लिए नीचे है और इंग्लिश वाले भाइयों के लिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने पूछा कि कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें पार्लियामेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर पावर को और पार्लियामेंट को एक कर दिया था। ठीक है, जीएसटी के मामले में किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल को वस्तु एवं सेवा होती है जीएसटी, जो भी टैक्स लगता है ना, जीएसटी कब आया था? 2017 में आया था, याद रखिएगा। क्लियर? तो जीएसटी जो है और सर्विस टैक्स है, इसे एक कर दिया गया था। तो मेरे भाइयों, इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 101 नंबर की जो अमेंडमेंट थी 2014 में जो हुई थी, इसमें ये चीज़ जो है वो की थी। ठीक है, इसमें क्या था कि स्टेट और सेंटर दोनों को एक्सेस मिल गया था टैक्स के ऊपर। पहले क्या होता था कि स्टेट अलग लेती थी, सेंटर जो है वो अलग लेती थी, अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे इनके ऊपर। ठीक है, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी, कस्टम ड्यूटी, और टाइप के बड़े टैक्स लगते थे। तो फिर जीएसटी जो है ये एक टैक्स कर दिया था इनके ऊपर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पॉपुलर मेरा गाँव मेरी हेरिटेज को आप कह सकते हैं धरोहर। ठीक है, हेरिटेज को धरोहर लिख लीजिए। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है आता है? यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ चुका है। ऑप्शंस नीचे लिखे रहेंगे ABCD, इनमें से आपको जो है वो आंसर देते जाना है। जो आंसर्स आते होंगे जिन भाइयों को, कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स देते जाएं। तो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इसके अंडर जो है ये मेरी स्कीम जो है, मेरा गांव मेरी धरोहर या मेरी हेरिटेज, ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर C हमारा इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? अब आप बोलोगे सर क्लासिकल लैंग्वेज ये कौन सी हो गई? तो मैं आपको बता दूं, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है इंडिया की, वो टोटल कितनी हैं? टोटल हैं 6 लैंग्वेजेस हैं। जो कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें जो है वो जीके जीएस की कवर करवाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में, उम्मीद करूंगा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई टॉपिक जैसे कोई क्वेश्चंस ना बचे जो आपको वहाँ से उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को ना मिले। तो सबसे पहली जो है क्लासिकल लैंग्वेज वो कौन सी है? तेलुगु है, दूसरी है कन्नड़ है, तीसरे नंबर की है ओडिया है, फोर्थ नंबर की आ गई आपकी मलयालम आ गई, पाँचवें नंबर पे जो है वो आपकी पाँचवें नंबर पे आ जाएगी मेरे भाई वो आपकी तमिल आ जाएगी, और सिक्स्थ और लास्ट जो है वो आ जाएगी आपकी कौन सी? संस्कृत। ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं इन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता है। जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं ना, 8 क्लासिकल डांस हैं, बाकी फॉक डांस हैं, तो वैसे ही ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और इसमें मोस्टली लैंग्वेज जो हैं वो साउथ की हैं। ये 5 तो साउथ की आ जाएंगी, एक संस्कृत जो है ये बचती है। तो अब ऑप्शंस देख लेंगे। हिंदी नहीं होगी, प्राकृत नहीं होगी, पाली नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर C, संस्कृत जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु वाज द फर्स्ट वीमेन, इंडियन वीमेन पूछा गया यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन वीमेन, क्योंकि अगर इंडियन नहीं लिखा होता ना यहाँ पे तो फिर विक्टोरिया का नाम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि क्वीन थी ब्रिटिश की। तो इंडियन वीमेन लिखा गया है जिसकी इमेज जो है वो प्रिंट की गई थी इंडियन स्टैंप पे। पोस्टल स्टैंप जो होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस के पोस्टल स्टैंप्स, ठीक है, पोस्टल स्टैंप, उसके ऊपर जो है वो इमेज की गई थी प्रिंट। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद। क्लियर है? तो वो कौन था जिसकी इमेज जो है वो की गई थी? तो वो था मेरे भाई मीराबाई। ऑप्शन नंबर C जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मीराबाई कौन थी? मीराबाई को बहुत से लोग डिवोटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानते होंगे। ये कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। अगर आपने हिंदी पढ़े होंगे सब्जेक्ट्स में, तो हिंदी के गद्यांश जो कि प्रोज वगैरह होते हैं, उसमें आपने डेफिनेटली जो है मेरे भाई मीराबाई के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर बात कर लें, डेट की बात कर लें, तो 1 अक्टूबर 1952 को जो है इनकी स्टैंप जो है वो रिलीज़ हुई थी। क्लियर है?
इनकी स्टैम्प जो है कब रिलीज हुई थी, 1952 को। चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। बर्लिन जो है मेरे भाई वो किस कंट्री की कैपिटल है, ठीक है। बर्लिन जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन अगर आपको कोई समझ नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई टाइप का डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले ऊपर है ऑप्शन नंबर ए है जॉर्जिया की बात कर लेते हैं। तो जॉर्जिया जो है इसकी कैपिटल जो है मेरे भाई क्या रहेगी, तो जॉर्जिया की कैपिटल रहेगी अल्टाना। क्या रहेगी, अल्टाना जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल रहेगी। बात करते हैं ग्रीक की, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत से एग्जाम्स में ग्रीक का पूछा गया है। तो एथेंस, एथेंस जो है वो ग्रीक की रहेगी। हंगरी की, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जर्मनी, ये तीन नीचे के जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही। हंगरी की रहेगी बुदापेस्ट, बुदापेस्ट रहेगी। और बात करते हैं जर्मनी की मेरे भाई, तो जर्मनी की रहेगी बर्लिन। क्लियर है, क्या रहेगी जर्मनी की, बर्लिन। ये चारों के चार कैपिटल्स जो हैं ये याद कर लीजिएगा। एक चीज़ आपको मैं कंफर्मेशन के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें स्क्रीन पर लिखी जाएंगी, जो क्वेश्चंस या जो भी कुछ भी वर्ड्स लिखे जाएंगे वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बात का मेरे आप सभी भाई ध्यान रखें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो तब आपको जो है ये इसका प्रूफ भी जो है वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर, बस आपको शिद्दत से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनको टाइमली जो है मेरे भाई रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनुर्विद्या जो कि एक सब वेदा है यजुर्वेद का, धनुर्विद्या जो कि यजुर्वेद का सब वेदा है। 4 टोटल वेदा हैं, ठीक है। टोटल कितने वेदा है, 4 वेदा हैं। आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ एक बार कवर हो जाएगी एक क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास में उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे का जो है वही करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बेसिक वेदास का अभी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा वेदास के रिलेटेड तो उसमें बेसिक जो है वो हम नहीं पकड़ेंगे। क्लियर। ऋग्वेद आ गया, सामवेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, यजुर्वेदा, और 4th नंबर पे आ गया अथर्ववेदा। इनका बेसिक क्या है, ये जो है इसमें 1028 हाइम्स हैं, इसमें हाइम्स हैं। सामवेदा जो है इसे इंडियन म्यूजिक वेदा कहा जाता है। क्लियर है। यजुर्वेदा जो है, यजुर्वेदा जो कि धनुर्वेदा जिसमें सब वेदा है, धनुर्वेद यजुर्वेद की बात की जाए तो इसे कहा जाता है रिचुअल्स का वेदा। किसका, रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड, जो भी यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह वो चीज़ें आती हैं वो सब यजुर्वेदा में आती हैं। और अथर्ववेदा की बात की जाए तो अथर्ववेदा में आता है मैजिक, जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, चैंट्स बोलते हैं, चाम्स, मंत्र जो होते हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा, अथर्ववेदा में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो धनुर्वेदा है, सब वेदा है यजुर्वेदा का, वो किससे संबंधित है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। तो धनुर्वेदा जो है मेरे भाई ये रहेगा आर्करी से संबंधित। धनुष, धनुष समझते हैं यहाँ पर, धनुर्वेदा धनुष से, तो यहाँ आर्किटेक्ट की जगह आर्करी लिख लीजिए, ठीक है, आर्करी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम इसको सही कर लेंगे। देखिए ऊपर मेडिकल भी दिया है, आप बोलेंगे कि मेडिकल जो है ये भी किसी से संबंधित है, तो बिल्कुल मेरे भाई मेडिकल जो है ये भी अथर्ववेदा से संबंधित है, ठीक है। मेडिकल ये भी अथर्ववेदा में आती है। यहाँ तक क्लियर है सभी दोस्तों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, चोलास इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्लियर है, चोला इंस्क्रिप्शन से है। चोलास के टाइम पीरियड में क्या होता था कि लैंड जो है उसको दिया जाता था दूसरे लोगों को, मेंटेनेंस के लिए या किसी भी काम के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला गुरुकुल। गुरुकुल क्या होते हैं, गुरुकुल होते हैं स्कूल्स, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो गुरुकुल को जो चोला पीरियड में लैंड जो ग्रांट की जाती थी उसे हम क्या बोलते थे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इनको हम देख लेते हैं। पहला है ब्रह्मदया। ब्रह्मदया में क्या होता है, लैंड गिवन टू, 1 मिनट लिख लीजिए, ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स जो हैं वो इजीली बना सकें, ठीक है। लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, जो लैंड ब्राह्मण्स को दी जाती थी, ठीक है, उसे ब्रह्मदया कहा जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है लैंड गिवन टू नॉन ब्राह्मण, ठीक है, नॉन ब्राह्मण को दी जाती थी, पीजेंट्स को, नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दी जाती थी। फिर शालभोग जो है ये दी जाती थी इसके लिए, लैंड गिवन फॉर स्कूल, ठीक है, ये स्कूल्स के लिए या फिर आप कह सकते हैं मेरे भाई गुरुकुल के लिए जो है वो दी जाती थी ये लैंड।
यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। ब्रह्मदया जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, आप यहाँ से देख सकते हैं ब्रह्म ब्राह्मण, ठीक है। वेलाना वागी ये जो है ये नॉन ब्राह्मण्स को दी जाती थी, जो पीजेंट्स रहते थे, ठीक है। शालबोग जो है ये लैंड जो है वो स्कूल्स या फिर गुरुकुल को दी जाती थी। इसमें एक और लैंड का टाइप रहेगा, इसको रब करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक और रहेगा, वो रहेगा देवादाना। देवादाना, देवादाना से आप क्या समझ रहे हैं? देव, देव किन्हें कहा जाता था? भगवान को, गॉड्स को कहा जाता था। तो देवादाना जो है ये गिफ्टेड होता था किसके लिए? गिफ्टेड फॉर टेम्पल, ठीक है। देवादाना अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई, तो देवादाना लैंड टाइप जो है ये टेम्पल्स के लिए दी जाती थी गिफ्ट। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया सभी भाइयों को? उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं बच रहा होगा और आप अच्छे से ईमानदारी से इनकी रिवीजन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? What was 26 जनवरी कॉल्ड इन इंडिया बिफोर 1947? 26 जनवरी को 1947 कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा? इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का। इससे पहले हम 26 जनवरी को किस नाम से जानते थे? करंटली तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। बात कर ली जाए कॉन्स्टिट्यूशनल डे की, तो ये आता है 26 नवंबर को आता है, 26 नवंबर को आता है। मैट्रियार्क जाके जिसे हम शहीद दिवस कहते हैं, ये आता है मेरे भाई 30 जनवरी को, 30 जनवरी को आता है। तो इंडिपेंडेंस डे या फिर आप कह सकते हैं पूर्ण स्वराज के नाम से जो है हम 26 जनवरी को पहले 1947 से पहले जानते थे, जो कि इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा? बी। और ये टाइम पीरियड कौन सा था? 1930 से हमने ये निश्चय किया था या कमिटमेंट की थी कि सॉवरेनिटी के प्रति 1930 से लेके 1947 तक ये टाइम पीरियड जो है वो रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? 3 लिस्ट जो है वो टोटल होती हैं। 1 नंबर पे आ जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। चलिए लिखते जाइए या इंपॉर्टेंट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 52 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए इसमें कौन कौन से आते हैं, आगे उनके फिर सब सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एजुकेशन के रिलेटेड सब इसमें आएगा, एजुकेशन के रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट के रिलेटेड हो गया, फिर उसके सिवा मैरिज के रिलेटेड हो गया, मैरिज इसके रिलेटेड हो गया, फिर ट्रेड यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ तो हमने ये नहीं पढ़े हैं तो ये आएंगे ही नहीं, ये आपकी गलतफहमी रहेगी। आपको बता रहा हूँ फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ढूंढ के निकाले गए क्वेश्चन है और आपको मोस्टली जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी एग्जाम में डेफिनेटली। क्लियर है? ट्रेड यूनियन और इसके सिवा वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड प्लांट्स, इनके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब किस में आएंगी? कंकरेंट लिस्ट में आएंगी। ये हो गई पहली। सब्जेक्ट पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं 52 सब्जेक्ट्स। ये हो गया। इसके सिवा हम दूसरा देखेंगे, सेकेंड नंबर पे कंकरेंट के बाद आ जाएगी हमारी स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 61 सब्जेक्ट्स जो वो हैं होते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्टेट वाले में आती हैं, तो लिख लीजिएगा जल्दी से। पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड आ जाएगा मेरे भाई, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब इसमें आ जाएंगी। उसके सिवा लोकल गवर्नमेंट इसमें आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लोकल गवर्नमेंट इसमें आ जाएगी। उसके सिवा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन जो है ये भी इसी में आ जाएगा। और आप कह सकते हैं फिशरीज़, मछली पालन, मत्स्य पालन जो होता है वो भी इसी में आ जाएगा। ये आ जाएंगे स्टेट लिस्ट में। अब तीसरे नंबर की जो है वो बचती है कौन सी? तीसरे नंबर की लिखो यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो कि कितने हैं? जिसमें 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें क्या आते हैं? 97। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, इसमें आती हैं फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़, विदेश नीतियाँ, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी आएंगी। उसके बाद रेलवे के रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, रेलवे के रिलेटेड आ जाएंगी। उसके बाद न्यूक्लियर के रिलेटेड आ जाएंगी। और एक और लिख लीजिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
क्लियर है, तीनों आपको लिखवा चुका हूँ। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो बात करते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, पुलिस जो है ये सेकंड वाले में आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा, बिजनेस स्टेट में आ जाएगा, बिजनेस यूनियन में आएगा, ठीक है, और डिफेंस जो है ये स्टेट में आ जाएगा। तो फॉरेस्ट जो है मेरे भाई ये आ जाएगा पहली लिस्ट में, जो कि आपको कंकरेंट लिस्ट मैंने बताई है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, वाइल्ड लाइफ, यूनियन ट्रेड, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इनको याद जो है वो जरूर कीजिएगा। याद करने से मतलब है कि इनको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज। मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसका साइज कितना है, तो वो स्पाइरल टाइप की है मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज्ड। 4th नंबर के जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, वो किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मेरे भाई इसमें आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो असम गुवाहाटी में जो है वो हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, असम गुवाहाटी में हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट लिख लो, मास्कोट लिख लो इसका। मास्कोट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसका मास्कोट क्या रहेगा, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी जो है वो इसका मास्कोट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन एंड मून पुलिंग द अर्थ इन सेम डायरेक्शन थ्रू ग्रेविटी। देखिए बात की गई है, जब सूर्य और चंद्रमा जो है वो धरती को एक साइड में खींचते हैं, पुल होता है खींचना, पुश होता है धकेलना, ठीक है। तो जब पुल करते हैं तब क्या होता है, एक बात याद रखिए, जब मून का रोल आ जाएगा ना, बीच में चंद्रमा आ जाएगा ना, तो चंद्रमा क्या है वो बाटे लाता है, जिसे हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो टाइड्स आएंगे उससे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, टाइड्स तो हैं बट और भी दिए हैं। यहाँ पे स्मॉल टाइड्स दिए हुए हैं, ग्रेट, रिफ्लक्स दिए हुए। रिफ्लक्स तो केमिस्ट्री के रिलेटेड आ जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ये पहले 3 ऑप्शंस हैं। देखिए स्मॉल टाइड्स जो हैं वो कैसे आते हैं और ग्रेट टाइड्स जो हैं वो कैसे आते हैं, ये दोनों चीज़ें पढ़ लीजिए। अगर तो न्यू मून हो या फिर फुल मून हो, तो जो है वो ग्रेट टाइड्स आते हैं, जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। क्लियर है, स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। तो स्मॉल टाइड्स की बात करें, ये आते हैं, स्मॉल टाइड्स जो हैं ये कब आते हैं, ये आते हैं कि फर्स्ट या फिर थर्ड क्वार्टर पे, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे शेप की बात की जा रही है, ठीक है। जब 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा या 3/4 रह जाए हिस्सा, तो तब जो है ये स्मॉल टाइड्स आते हैं। तो स्मॉल टाइड्स को नीप भी कहा जाता है, नीप टाइड्स भी कहा जाता है। तो हम जो है यहाँ पे सिंपल टाइड्स के साथ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्साइज ड्यूटी इज़ रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक्साइज ड्यूटी जो है वो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये एक टाइप का टैक्स है, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। एक टाइप का टैक्स है जो कि इन्वॉल्व हो गया है किसमें, किसके अंडर आ गया है, जीएसटी के अंडर आ गया है। जीएसटी कब से अप्लाई हुआ है, 1 जुलाई 2017 से जो है वो जीएसटी अप्लाई हो चुका है। एक्साइज ड्यूटी अब भी लगता है बट अभी बहुत कम पे लगता है, जैसे लिक्कर हो गया, शराब हो गई, ठीक है, उस पे लगेगा, या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं कुछ गिनी चुनी जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अभी लगता है। तो ओवरऑल एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट लेती थी, बट जीएसटी के अंडर आने के बाद जीएसटी का जितना टैक्स है वो सारा जो है आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो टैक्स है, पैसा है, तो पैसा किस में जाएगा, रिवेन्यू में जाएगा, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में या हेल्थ में। पैसे की टैली कहाँ होगी, तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट में होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक क्लियर है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैकोबसन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जैकोबसन जो है ये है क्या चीज़, सबसे पहले जैकोबसन ये है क्या चीज़, ये एक ऑर्गन है। क्या है, ये एक ऑर्गन है एक, जो कि क्या काम करता है, स्मेल सेंस करता है, ठीक है, स्मेल को देखता है। ये किन किन में पाया जाता है ये ऑर्गन, ये पाया जाता है कैट में पाया जाता है, टर्टल में पाया जाता है, एलिफेंट में पाया जाता है, स्नेक में पाया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है। ये मेन चीज़ें हैं। तो जैकोबसन जो
ऑर्गन है, इससे हम मेनली स्मेल जो है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आ जाए, या किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन की हम सीरीज़ किया करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है वो हर एक क्लास में जो है हम किया करेंगे। तो जब टाइम थोड़ा और हो जाएगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बन जाएगी, तो मिनी मैराथन टाइप कह सकते हैं, जहाँ क्वेश्चंस की लेवल जो है वो, जहाँ संख्या क्वेश्चंस की वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल जो है वो कौन सा है? तो भारत रंग महोत्सव जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है। नॉट इवन इंडिया 2024 में इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कहा गया है, ठीक है। 2024 में से क्या कहा गया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल कहा गया है भारत रंग महोत्सव को। क्लियर है? भारत। और बात करते हैं ये होस्ट कहाँ पे हुआ था 2024 में। 2024 में होस्ट की बात करते हैं मेरे भाई, तो कच्छ जो है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है? गुजरात की, वहाँ पे जो है ये होस्ट हुआ था। क्लियर यहाँ तक? तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? भारत रंग महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज़ द सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेट? देखिए स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, सोलंग है, सोलन नहीं है। अगर आप सोलंग ऐसे करके लिख लेंगे ना तो ये हिमाचल की तरफ ले जाएगा आपको, क्योंकि सोलन जो है ये हिमाचल की स्टेट है। वहाँ पे फिर फेयर करके या सायर करके ऐसे फेस्टिवल जो है आपको मेंशन करने लग पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते नाम है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो ऐसी गलतियां जो हैं वो हो जाती हैं। तो सोलंग की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। सोलंग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। इसके सिवा कुछ और देखेंगे, लोमर जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का, लोमर नहीं लोज़र, लोज़र जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट आ जाएगा। पानसंग, पांगसौ ये आ जाएगा एक इम्पोर्टेंट। फिर चालो लुका फेस्टिवल, चालो लुका फेस्टिवल ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाएगा। ये 3 नाम और आप याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। डांस लिख लीजिएगा, डांस लिख लीजिएगा, 2 डांस लिखिए अरुणाचल प्रदेश के डांसेस, फोक डांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला तो आ जाएगा लाइन एंड पिकॉक डांस आ जाएगा। दूसरा मेरे भाई आ जाएगा अजीलामू, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, सॉरी ये स्लाइड जो है वो रेज हो गई है, ठीक है। लॉइन एंड पिकॉक बोला है, उसके बाद मैंने बोला है अजीलामू डांस लिख लीजिए मेरे भाई, और साथ में लिख लीजिए चलो डांस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डांस रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोलता है। विच वर्क ऑफ देवकी नंदन खत्री इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट ऑथेंटिक वर्क ऑफ प्रोज इन हिंदी लैंग्वेज? देवकी नंदन खत्री का पहला वह हिंदी के माध्यम में कार्य बताइए जिसे कि ऑथेंटिक वर्क के नाम से जाना गया था, कि मतलब ये अच्छा है काम, माने जाने वाला काम है, ये ऑथेंटिक वर्क है, ठीक है। तो चंद्रकांता जो है ये लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं गीतांजलि की। तो गीतांजलि लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ भी मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो है वो भी मिला था। बात करते हैं रत्नावली की। तो रत्नावली जो है ये हर्षा के द्वारा लिखा गया है। हर्षा का टाइम पीरियड 606 से लेके 647 तक है। हर्षा के टाइम पीरियड में ह्यून त्सांग जिसे बोला जाता है, ह्यून त्सांग एक फॉरेन ट्रैवलर जो है इसने भी विजिट किया था। क्लियर है, ये चीज़ें याद कीजिए। बात करते हैं गीत गोविंद की। तो गीत गोविंद जो है मेरे भाई ये लिखी गई है जयदेव के द्वारा, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है। क्लियर है, चारों याद कर लीजिएगा। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, रत्नावली हर्षा, ये इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये सभी के सभी नाम, ये सभी के सभी नाम इम्पोर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग औरंगजेब? यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं औरंगजेब से संबंधित, और इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। चलिए सभी पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहले में इन्होंने दिया हुआ है ही वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। औरंगजेब का दूसरा नाम जो है वो आलमगीर था, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन हिज स्ट्रगल फॉर पावर औरंगजेब डिसाइडली डिफीट हिज ब्रदर दारा सिखो, ठीक है, बैटल में, और उसने अपने फादर को
अरेस्ट करके रखा था कटघरी में, जेल में, आगरा में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, ये भी बिल्कुल सही है। दारा शिकोह से जो है उसने लड़ाई की थी, और भी इसके भाई थे, ठीक है। दारा शिकोह भी था, मुराद भी था, शाह सूजा भी था, ठीक है। ये टोटल 4 भाई थे, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का है ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ शाहजहान एंड मुमताज़ महल। इन्होंने बोला कि दूसरे नंबर का बेटा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4th नंबर का था। कितने नंबर का था? 4th नंबर का था। सबसे बड़ा था दारा शिकोह, फिर था मुराद, फिर था शाह सूजा, और 4th नंबर पे जो है वो औरंगज़ेब आता था। 4th नंबर का भी देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन द मिडल ऑफ द 18 मुगल एम्पायर स्टार्ट डिक्लाइन। ये भी सही है, जब औरंगजेब मर गया था तो इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होने लग पड़ा था, बिल्कुल सही है। औरंगजेब के फादर की बात की जाए तो औरंगजेब के पिता जो हैं, ठीक है, औरंगजेब के फादर जो है वो कौन था? शाहजहां था। शाहजहां औरंगजेब का फादर था, ठीक है। इसने अपनी बेटी के साथ शादी की थी, मैरिड विद हर डॉटर, ठीक है, विद हर डॉटर। ये कहता था कि ये मुमताज़ महल की तरह लगती है तो मैं इससे शादी कर लूँगा, ये मेरी बीवी की तरह लगती है। तो ये इसका बयान था। बात करते हैं मुग़ल की। मुग़ल की तो फाउंडर कौन था मेरे भाई? फाउंडर था बाबर फाउंडर था। और लास्ट एम्पायर जो है वो, लास्ट रूलर आप कह सकते हैं, वो कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र टू। बहादुर शाह ज़फ़र टू, ठीक है। फाउंडर हो गया, लास्ट रूलर हो गया बहादुर शाह ज़फ़र टू। और बहादुर शाह ज़फ़र टू के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वह व्यक्ति था जिसको ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ के जाने को कह दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको खाना पानी दे देंगे, आपकी पेंशन लगा देंगे, आप यहाँ से निकल जाओ, रफा दफा हो जाओ। तो वो था बहादुर शाह ज़फ़र। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया ड्यूरिंग। भारत में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब हुआ था। तो 1905 में, 1905 में जो है वो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो हुआ था, ठीक है। अगस्त के मंथ में हुआ था और 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। इतना हो गया याद। अब देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन सा था। रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया था, ये नहीं हो सकता। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का फर्स्ट ये मूवमेंट था, ये भी नहीं होगा। एंटी सेशन इसको रखते हैं। नॉन कॉपरेशन ये 1920 से लेके 22 तक चला था, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंटी सक्सेशन की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उस टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो बंगाल के रिलेटेड अगर यहाँ पे होता, मे बी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है कि गड़बड़ी हो गई हो टाइप करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बंगाल पार्टीशन का जो है अपोज किया जा रहा था, जो कि कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का पार्टीशन या विभाजन जो है आपने कह सकते हैं करवाया था। क्लियर है? ये थोड़ी सी एक चीज़ है, इसको आप सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडिया पार्लियामेंट का पहला स्पीकर कौन था? तो वो थे जीवी मावलंकर, जिनका नाम था गणेश वासुदेव, ठीक है। फुल नेम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि फर्स्ट स्पीकर थे। बात कर ली जाए लोकसभा के अभी स्पीकर की, लोकसभा के स्पीकर की, तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं। दूसरे नंबर इसी के साथ राज्यसभा के स्पीकर की भी बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा का स्पीकर जो है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। तो अब आप सभी बच्चे जो हैं जिन्होंने भी यहाँ तक पूरी क्लास अटेंड की है, वो चाहे तो गूगल से देख के बताइए, जो अगर खुद मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट जरूर करके बताइएगा मेरे भाई कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो करंटली इंडिया का कौन है, ठीक है। कमेंट करके सभी दोस्तों ने बताना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, जो सभी दोस्त यहाँ तक बने रहे, विश्वास दिखाया आप सभी ने। आपके विश्वास पे मैं पूर्ण उतरूँगा, खरे से उतरूँगा और अच्छे से आपको तैयारी जो है वो जीके जीएस की करवाऊँगा। तो आज की क्लास में मेरे भाइयों इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और दीजिए मेरे को इजाज़त। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। जाते जाते सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो कुछ नए भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे भाइयों कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।